श्री धन्वंतरे नमः। Namaskar, Abhinandan, Swagatam, hello and good evening to all you lovely people out there. I am Dr. Pratibha Pandey and I welcome you all to yet another session of International Webinar Series Vaidyamitram. मैं वैद्यमित्रम के पूरे परिवार की ओर से आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का पुनः हमसे जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने गुरुओं को नमन करते हुए चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा हर सत्र सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है। जी हाँ, और उसका कारण है आप, हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स और साथ ही साथ हमारे आयोजक। जी हाँ, तो मैं इस माध्यम से पुनः हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक वाव एसोसिएशन एंड अर्पण आयुर्वेद को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनकी सहायता और उनके प्रयासों से ही यह वैद्यमित्रम श्रृंखला सफल हो रही है। धन्यवाद। आपने कल के हमारे सेशन को बहुत सारा प्यार दिया। डॉक्टर प्रीति मैम के गायनेकोलॉजी सेशन को जिसमें उन्होंने बात करी थी पीसीओडी एंड फर्टिलिटी पर, आपने उसकी बहुत सराहना की। थैंक यू सो मच। आप जानते हैं कि वैद्यमित्रम श्रृंखला में हम आपके लिए डिफरेंट तरह के सत्र लेकर आ रहे हैं। यह सत्र स्टार्ट हुआ था दिमाग में रख के उन जनरल प्रैक्टिशनर्स को जो कि अपनी डेली प्रैक्टिस में, डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस एज वेल एज मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आती है या जिसमें वो चाहते हैं कि उन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस के उनको अनुभव देखने को मिले, सीखने को मिले। तो हमारा टारगेट ये था कि हम उनके लिए ये सेशन लेकर आए। फिर आपकी ही डिमांड्स पे, आपकी ही ख्वाहिश पे हमने एक और श्रृंखला शुरू करी वैद्यमित्रम जूनियर नाम से, जिसमें हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की। आज का यह सत्र दोनों इन सेशन से हल्का सा डिफरेंट है। जी हाँ, चिकित्सा के चतुष्पाद में रोग और रोगी की बात करने के बाद बहुत जरूरी है कि हम औषधि की बात करें। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं ड्रग्स, औषधि के बारे में। और इसके बारे में बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, वे हैं डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर। सर हैं फार्मास्यूटिकल फिजिशियन एज वेल एज एकेडमिशियन। सर मुंबई से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और मैं सर का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यह विषय हम और आप बहुत आसानी से समझ सके, इसके लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में मॉडरेटर की भूमिका निभा रही हैं डॉक्टर रोशनी वर्मा मैम। डॉक्टर रोशनी वर्मा मैम को आप जानते हैं। जी हाँ, मैम का पोस्ट ग्रेजुएट है संस्कृत से और मैम वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर में एज आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैम का यूट्यूब चैनल है जिसमें कि आप हमारे ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं। और मैम ने बहुत ही खूबसूरत वीडियोस, योगा, निद्रा, स्ट्रेस रिलीविंग, इन सब से रिलेटेड उन्होंने बहुत खूबसूरत वीडियोस डाले हैं। तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी कि उस चैनल पे जाना ना भूलें। चलिए बिना समय को गवाए हम डॉक्टर रोशनी वर्मा मैम को इनवाइट करती हूँ। मैं चाहूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं क्योंकि वो आज के हमारे इस कार्यक्रम की मॉडरेटर हैं और वही परिचय करवाएंगी आपका हमारे इस खास शख्सियत डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर से। तो चलिए मैम, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आए, हमारे दर्शकों से जुड़े और इस सत्र को सफल बनाएं। मैम। थैंक यू प्रतिभा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा आप सभी का वैद्यमित्रम वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्रतिभा ने बताया, आज का जो हमारा सेशन है वो जो अभी तक सेशंस थे किसी सब्जेक्ट रिलेटेड या रोगी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, आज का सेशन कुछ अलग है इनसे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज आप जो चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, वो आपके लिए एकदम नया कंटेंट होगा और इसके बारे में सोचना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर। सर ने पौदार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से अपना स्टडी किया है। सर वहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं और एमडी आयुर्वेद संहिता में करने के बाद अपने ही कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी में भी रहे हैं। काफ़ी सालों तक सर ने वहाँ पर टीचिंग की है। इसके अलावा
YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में भी संहिता विभाग में HOD और प्रोफेसर के पद पर सर ने कार्य किया है। इसके अलावा सर ने आयुर्वेद और एलोपैथ के कई कारपोरेट्स के साथ में भी काम किया है, और चाहे वो दूध पापेश्वर हो, चरक फार्मा हो, पोपटान, और उनके जो क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस थे, तो उनसे उन जो सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, एंड his creative contributions have stood head and shoulders above the rest in substance as well as style. He has made scholarly and thought-provoking presentations on reputed platforms dealing with the burning healthcare issue of the day. On the clinical trial front, his experience and expertise cover the entire sectors of therapeutic specialties. He has scientifically studied herbal actives as well as finished formulations and published the data in highly reputed peer-reviewed journals. सर का जो पैशन है टीचिंग के लिए वो अभी तक बरकरार है, और सर को जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको टीच करना और फ्रेंडली मैनर में उनको सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम जो सीखना चाहते हैं, जो रियल लर्नर्स होते हैं, उनको ये रहता है कि कोई उन्हें अच्छे से समझाए, उन्हें सिखाए। और सर का जो है टीचिंग के लिए, लोगों को सिखाने के लिए जो जज्बा है वो बहुत ही अच्छा है, और सर हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर को इनवाइट करना चाहूँगी कि सर आए और जो अपना ज्ञान है, वर्धक जानकारी है, वो हमें दें। सर। Thank you, Dr. Roshni, for those kind words. Can you see this? Yes, sir. Yeah. See, as you see, the title of my presentation is Ayurvedizing Modern Medicine. मैंने बहुत वर्षों पहले आयुर्वेद में एडमिशन ली थी। तब यह होता था कि नहीं, हमारे आयुर्वेद कोर्स में मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाना जाना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों से यह पद्धति आ गई है कि मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। सो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स ये विषय जानना काफ़ी आवश्यक हो बैठा है, कारण कि कोविड के दिनों में हर एक देश में पर्याय के रूप में आयुर्वेद उभर कर आ रहा है, या आयुर्वेद उभर कर आए, इस प्रकार की इच्छा सार्वत्रिक है। इसीलिए आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कार्टून तो देखिए, half of what you learn in your BMS or MD course does not apply to the real world. Was this your first year in Ayurvedic college? Ghata, Pata, Samvai Karan, Nimitta Karan, Anuman, Praman, Pratyaksha. We did not really understand what the teachers are teaching. इको यणची इकाहा स्थाने यणस्यातचि संहितायां विषय कभी ध्यान में ही नहीं आता था कि हम आयुर्वेद कॉलेज में आए हैं या संस्कृत विद्यापीठ में आए हैं। बट देन धीरे धीरे अच्छे गुरुओं की वजह से हम समझने लग गए कि आयुर्वेद का महात्म्य क्या है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वैद्य वासुदेव जी व्यास गुरु जी मिले। इनफैक्ट पोदार में आयुर्वेद की शिक्षा के लिए जो भी तत्पर होना चाहते थे वो गुरुजी को बेंचमार्क मानते थे। उनका वर्णन चरक के सूत्र में इस प्रकार से मैं करता हूँ, सदा के लिए करता हूँ। यस्य द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता सो अर्थज्ञः, वो शास्त्र का अर्थ जानते थे। स विचारज्ञः, अर्थों पर अपना खुद का विचार रखते थे और साक्षात चिकित्सा कुशल भी थे। और इसीलिए हम लोग उदार के लोग काफी सुदैवी थे कि वैद्य वासुदेव जी व्यास हमें आयुर्वेद के अध्यापक के रूप में दीर्घ काल तक मिले। मुझे
उनके साथ केवल विद्यार्थी रहने का ही नहीं, लेकिन उनका मैं कलीग भी था संस्कृत संहिता डिपार्टमेंट में, और इसी कारण खास उन्होंने मुझे बताया था कि मिलिंद, आज आयुर्वेद थोड़ा निराशाजनक भी लगे लेकिन भविष्य उसका अच्छा है, ये ध्यान में रखो। आप शायद इस स्लाइड अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लाइफ द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। उस मक्खी की तरफ देखिए, पकड़ी गई, वनस्पति को आहार मिला। क्यों आहार मिला? क्योंकि वनस्पति को उस मक्खी के प्रोटीन्स चाहिए, और मक्खी को क्या चाहिए? मक्खी को वनस्पति का जूस चाहिए, and therefore that plant is struggling for the survival, and that मक्खी is struggling for the survival। और लाइफ जो आयु है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, वो एक स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल में कौन जीवित रहेगा दीर्घ काल तक? जो फिट है। कौन फिट है? जो अडैप्ट करता है। ध्यान में रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज डार्विन्स थियरी। और फिर शायद फिटेस्ट कौन है उसका वर्णन करते करते उन्होंने कहा कि फिट पर्सन वही है जो चेंजिंग सिचुएशन से खुद को अडैप्ट करते रहता है, चेंज करते रहता है, ताकि लोक पुरुष के साथ साम्य बना रहे। यह जो पुरुष है लोक के साथ अपना साम्य बनाए रखे, जीवित रह सकता है। इस बैकग्राउंड के साथ यदि आप अगली स्लाइड देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि यही तो अडॉप्ट हो करने का प्रयास हम कोरोना के साथ कर रहे हैं। कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, इस प्रकार की जो परिस्थिति आ गई है, और उसके लिए हमें कुछ एडाप्टेशन करने पड़ेंगे, कुछ लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसीलिए ऑल आईज आर ऑन आयुर्वेदा। वैसे स्लाइड मैंने कोविड के दिनों में नहीं बनाई, इस स्लाइड में बरसों से बात कर रहा हूँ, तब मेरे प्रेजेंटेशन में शुरुआत के स्लाइड्स में रहती है, और धीरे धीरे तब शायद मैं ऑप्टिमिस्टिक रहा करता था कि ऑल आईज आर ऑन आयुर्वेदा, लेकिन आज वस्तुतः ऑल आईज आर ऑन आयुर्वेदा। क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये हमारे शरीर के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। इस रूप में हमें आहार, अन्न और हवा आदि प्राण वगैरह मिलता है। उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसे सार किट्ट विभाजन होता है, और हमारा व्यापार शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का संयोग बना रहता है, दीर्घकाल तक बना रहता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग यदि ठीक नहीं हुआ, चाहे वो चूल्हे पर का प्रोसेसिंग हो, चाहे महास्रोतस में का प्रोसेसिंग हो, चाहे धातुओं में होने वाला प्रोसेसिंग हो, तो मलों की उत्पत्ति होती रहती है, और इन मलों को दूर करने के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा प्रयत्नशील रहती है, और हम निर्मल रह के, निर्दोष रहते स्वास्थ्य प्रदान अनुभव सकते हैं। अप्रिशिएट द टाइटल, Adaptive Cellular Stress Pathways as Therapeutic Targets of, don't read dietary phytochemicals. I will read that again. Adaptive Cellular Stress Pathways as Therapeutic Targets of Ayurvedic Medicines. And focus is on the nervous system. And then आपको वायु तंत्र यंत्र धराहा ये पंक्ति याद आनी चाहिए। आपको पूरा वात कलाकली अध्याय, चरक सूत्रस्थान का 12वां अध्याय याद आना चाहिए, जहां नर्वस सिस्टम पर फोकस करने वाली आयुर्वेदिक थेरेपीज विल इम्प्रूव द एडाप्टिव सेल्यूलर स्ट्रेस पाथवेज। इसके बाद की जो स्लाइड है हम ध्यान देके देखेंगे, इसी आर्टिकल में से ली है। यह आर्टिकल 2015 में 14 में पब्लिश हुआ है, और शायद जब से वो पब्लिश हुआ है तब से तो मैं बहुत खुश हो गया, बड़ा आनंद हुआ। मुझे ये लगा कि 54 पेजेस का आर्टिकल है, इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल, यू कैन डाउनलोड इट। और इस आर्टिकल में जो लिखा है, तब से मैंने यह सब्जेक्ट पर, विषय पर बोलना शुरू कर दिया, आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन। अगली स्लाइड हम देखते हैं। टाइटल देखिए, फाइटोकेमिकल्स एंड एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस। एंड व्हाट आर दोस फाइटोकेमिकल्स? आंवला। न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन क्या है? वह लंघन, उपवास। तो आपको शमन, यहाँ लंघन के साथ
उन लोगों ने वो अध्ययन नहीं किया, यदि पंचकर्म भी लिख सकते थे। बट देन 2014 में इतना काफी था कि कुछ फाइटोकेमिकल्स जो आंवला है और लंघन है वो क्या करते हैं शरीर में, कौन से मॉलिक्यूल्स को टारगेट करते हैं। यहाँ इन मॉलिक्यूल्स को सीखना जरूरी नहीं है, मैं भी नहीं जानता, बट देन एंड रिजल्ट में जानता हूँ। दिस सर्टीन 1 जो लाल दिखाई दे रहा है उसके मॉलिक्यूलर टारगेट्स नीचे है, और ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट्स है सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम दोषौषध निरूपण है, उस सूक्ष्म का भी सूक्ष्म देखना आधुनिक विज्ञानों से ही हमें शक्य है। बट देन ए सर्टीन 1 जब इन टारगेट को टारगेट करता है तो क्या होता है देखिए, एंड रिजल्ट अपने को मालूम है। सो एक्टिवेशन ऑफ सर्टीन एंटी एजिंग प्रोटीन modifies multiple downstream target proteins involved in adaptive cellular stress response. One who adapts is the one who is the fit, और यही fit person will survive. क्या क्या है लाभ? मांसपेशियां बढ़ती है। क्या क्या है लाभ? मेद कम होता है। क्या लाभ है? इंसुलिन बढ़ता है। क्या लाभ है? कैंसर की रिस्क कम होती है। क्या लाभ है? तो इन्फ्लेमेशन कम होता है, मज्जा धातु अच्छा रहता है, अल्जाइमर डिसीज नहीं होता, एडिपोजेनेसिस मेद धातु का कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जनरेशन होता है, माने धातु अग्निया वगैरह ठीक रहती है, और ग्लूकोज सेवन करने पर उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी इम्प्रूव होता है, माने डायबिटीज नहीं होगा, हार्ट डिसीज नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। किससे? इन फाइटोकेमिकल से जो सर्टीन 1 को एक्टिवेट करते हैं। जो एक्टिवेटेड सर्टीन 1 इन टारगेट्स पर काम करते हुए ये स्वास्थ्य के लाभ दिखाते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आयुर्वेद के पत्रिकाओं में नहीं आया है, ये आर्टिकल आधुनिक विज्ञान के पत्रिकाओं में आया है। आपको नहीं लगता कि 1914 से ही आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन आरंभ हो गया? क्योंकि जब मैं ये फाइटोकेमिकल देखता हूँ और आमलकी याद करता हूँ, रसायन के चारों 5 चरक में से आमलकी का वर्णन करते हैं। लंघन की स्तुति कितनी की है ये आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को बताना जरूरी नहीं है। और ये दोनों सेल पर काम करते हैं तो सर्टीन एक्टिवेट होता है, सर्टीन 1 एक्टिवेट होता है विच इज एंटी एजिंग प्रोटीन, और एक्टिवेटेड सर्टीन 1 इन स्वास्थ्य को हमें देता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पब्लिकेशन ऑफ डेट पब्लिकेशन 2014। आई होप यू हैव नोटेड दैट डेट, एंड 2015 से 2019-20 तक क्या होने वाला है उसका क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। नोबेल प्राइजेस इन मेडिसिन इन 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, संभवतः 2020 में भी जो कुछ नोबेल प्राइज मिलेगा वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को पुष्टि करने वाला मिलेगा, ऐसे मुझे लगता है। और एवरी ईयर आई हैव बीन गिविंग दिस लेक्चर्स। 2015 से मैं लेक्चर दे रहा हूँ और तब से बता रहा हूँ। देखो याद रखना बच्चों, 16 में भी ऐसा ही कुछ मिल जाएगा, 17 में भी मिल जाएगा, 18 में भी मिल जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्राइज which will accept Rasaushadhi in modern medicine, maybe 20, maybe 21, maybe 22. So 2014 का आर्टिकल देखने के बाद जहां से वस्तुतः आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन की परिस्थिति शुरू हुई, 15 में देखते हैं क्या होता है। Plants in the news, October 9, 2015, Nobel Prize in Physiology or Medicine awarded to 2UU for the development of artemisinin. जब मैंने आयुर्वेद के कॉलेज में प्रवेश लिया, तुम क्या जड़ी बूटी पढ़ोगे, तुम जड़ी बूटी सीखोगे, इस प्रकार से ताने सहन करने पड़े हैं। 2015 में उसी जड़ी बूटी का मोड ऑफ मैकेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा और नोबेल प्राइज मिला। ध्यान में रखिए, जब कोविड-19 की बात आई और चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन के लोगों ने विचार करना आरंभ किया, तब उन्होंने आर्टेमिसिन का ही विचार सर्वप्रथम व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि वो तिक्त रसात्मक है। ज्वर की चिकित्सा में लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वाह तिक्तो को रसाह जो कहा गया है वो तिक्त रसात्मक। कोविड भी एक प्रकार का ज्वर है,
और उसी लिए संभवतः इस तिक्त रस का उपयोग उन लोगों ने सर्वप्रथम विचार में लिया। ठीक है, सो किसी हर्ब को नोबेल प्राइज मिला, किसी साइंटिस्ट को आर्टिमिसिनिन के मोड ऑफ मैकेनिज्म ढूंढने से नोबेल प्राइज मिला। ये एक आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन की पहली स्टेप थी। 2016 में क्या हुआ देखिए, ऑटोफेजी। उसके पहले मैं वो श्लोक पढ़ूंगा। श्लोक है हारित संहिता से। श्लोक इस प्रकार है, परिश्रम मिताहारो भुगतो अश्विनी सुतौ ताव अनादृत्य नैवाहम वैद्यमन्यम समाचरे। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, परिश्रम और मिताहार पृथ्वी तल पर होने वाले अश्विनी कुमार हैं। उनका अनादर करते हुए मैं किसी वैद्य के शरण में जाता नहीं हूं। कोई हेल्दी व्यक्ति है, उसको पेशेंट पूछता रहता है कि डॉक्टर के पास जाते हो यार, बहुत हेल्दी हो। तो हेल्दी व्यक्ति कहता है परिश्रम और मिताहार सौभाग्य से हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध अश्विनी कुमार हैं, उनका अनादर मैं कभी नहीं करता। आई टेक फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल एज माई अश्विनी कुमार। और मुझे बीमार होने की परिस्थिति आती नहीं तो मैं किसी वैद्य के पास जाता नहीं। हम जब डॉक्टर होके बोर्ड लिखते हैं तो व्हाट बोर्ड डू वी राइट? डॉक्टर मिलिंद पाटिल, फिजिशियन एंड सर्जन। सो यहाँ परिश्रम सर्जन है। परिश्रम हम यदि रोज करें, फिजिकल एक्सरसाइज यदि रोज करें, तो रोज की डेली की एंजियोप्लास्टी हो जाती है। और मिताहार यदि हम मिताहार के रूप में हम फिजिशियन को स्वीकार करें तो ब्लड शुगर ठीक रहती है, ओबेसिटी नहीं होती है और अनेक लाभ लंघन के हमें मिलते रहते हैं। ट्राई टू अप्रिशिएट दिस श्लोका। परिश्रम मिताहारो भुगतो अश्विनी सुतौ तब अनादृत्य नैवाहम वैद्यमन्यम समाचरे। आज का मैं होमवर्क भी दे देता हूँ आपको। फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से क्या हेल्थ में लाभ होते हैं, ऐसा गूगल स्कॉलर में सर्च करके देखिए और यू विल सी इंफॉर्मेशन विच डिस्क्राइब्स द मेथड्स, मैकेनिज्म्स ऑफ परिश्रम एंड मिताहार। और वही मैकेनिज्म डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी ने 2016 में एस्टैब्लिश की, जिस मेथड का नाम है ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी लंघन का, परिश्रम का, मिताहार का, संभवतः पंचकर्म का भी मोड ऑफ मैकेनिज्म बताने में समर्थ हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है। सो ऑटोफेजी लंघन का मोड ऑफ मैकेनिज्म बताती है। ये नोबेल प्राइज मिलने पर न्यूज़पेपर में आने लग गया, व्हाट द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मीन्स फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। हम खुशनसीब है कि वो लोग रिसर्च करते हैं और हम लोग उसका एप्लीकेशन करते हैं। वी हैव अ वेरिटेबल ट्रेजर ऑफ साउंड मेडिकल ऑब्जर्वेशंस वेटिंग टू गेट देयर बायोलॉजी अनरेवल्ड। यह सेंटेंस में फिर से पढ़ता हूँ, वी हैव वेरिटेबल ट्रेजर ऑफ साउंड मेडिकल ऑब्जर्वेशंस। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथ आर द साउंड मेडिकल ऑब्जर्वेशंस वेटिंग टू गेट देयर बायोलॉजी अनरेवल्ड। और शायद ऑटोफेजी अनराइवल्स द बायोलॉजी ऑफ परिश्रम, मिताहार और लंघन के लाभों का। और इस दृष्टि से यदि हम नोबेल प्राइजेस की तरफ देखेंगे तो हम शीघ्र ही आधुनिक वैद्यक आयुर्वेदाइज कर डालेंगे। देखिए, फास्टिंग एंड ऑटोफेजी, एंशिएंट विजडम एंड साइंटिफिक रिसर्च इंटरसेक्ट। सो इस प्रकार से जब आपके आयुर्वेद के सिद्धांत आधुनिकों से एक्सप्लेन होने लगे तो हमारा विश्वास बढ़ता है। लुक एट दैट लाइन, यतेच यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। सब लोग ये लाइन जानते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग श्लोका इन डिटेल्स। 15 मार्क का, 16 मार्क का, 25 मार्क का प्रश्न है। यतेच यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। आई विल नॉट फेल टू राइट ऑटोफेजी इन इट बिकॉज ऑटोफेजी इज सेल्फ ईटिंग। ऑटोफेजी का जो सेल में फंक्शन है वो मलों का शोधन करना है। शरीर में जो डेब्री इकट्ठा हुई है उसको ऑटोफेजी नष्ट करती है। यतेच यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। वह परिश्रम, वह मिताहार, वह शुंठी, वह आमलकी
मूलों का शोधन करते हैं और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यह 2016 का नोबेल प्राइज का। अब देखिए गुडमन गिलमन, द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरापेटिक्स, 12th एडिशन, और दूसरा बुक है गुडमन गिलमन, द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरापेटिक्स, 13th एडिशन। नाउ 12th एडिशन के 3rd चैप्टर को देखेंगे, फार्माकोडायनामिक्स, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें ऑटोफेजी का नाम भी नहीं है, 12वीं एडिशन है, ऑटोफेजी का नाम भी नहीं है। 13वीं एडिशन देखिए, 13th एडिशन, चैप्टर 3, फार्माकोडायनामिक्स, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन। मैं पढ़ता हूँ, ऑटोफेजी इज हाईली रेगुलेटेड मल्टी स्टेप catabolic pathways in which cellular contents, including that molar, including proteins, organelles such as mitochondria, and infectious agents, ये मल है ब्रैकेट में सब, are sequestrated within double membrane vesicles known as autophagosomes, then delivered to lysosome. अब शांति से ध्यान देकर पढ़िए, where fusion occurs and autophagosome contents are degraded by lysosomal products, lysosomal proteases. This is the description of Langan, exact description of Langan। 12वीं एडिशन में नहीं था, 13वीं एडिशन में आ गया। क्या आ गया? ऑटोफेजी आ गया। फ्रेंड्स, ऑटोफेजी इज एब्सोल्युटली एन आयुर्वेदिक कंसेप्ट। शांति से विचार करिए, चिकित्सा के 2 प्रकार है, लंघन और ब्रूहण, और लंघन और ब्रूहण में से भी लंघन अत्यावश्यक चिकित्सा है। अश्विनी कुमार लंघन ही तो करते हैं परिश्रम और मितार के रूप में, और उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म ध्यान में आ गया है। 13वें एडिशन में शायद एक पैराग्राफ दे दिया, 14वें, 15वें, 16वें एडिशन में ऑटोफेजी पर एक चैप्टर आएगा, और वो चैप्टर पूरा आयुर्वेदोक्त लंघन का मोड ऑफ मैकेनिज्म डिस्क्राइब करेगा। वो चैप्टर शायद शुंठी के ऊपर, जिसको हम विश्व भेषज जानते हैं, ऑटोफेजी इंड्यूसर करके उसका वर्णन आएगा, और वो सार्वत्रिक ग्लोबल हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। फर्स्ट ईयर बीएमएस, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, दिनचर्याध्याय, व्हाट इज दैट लाइन? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ओके, इस प्रकार से हमें पढ़ाया जाता था। तब भी शायद क्यों यार कटकट करनी है ब्राह्म मुहूर्त उठकर, कौन उठेगा इतना जल्दी? बट देन उस ब्राह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और उस स्वास्थ्य की प्राप्ति के मोलिकुलर मैकेनिज्म्स इन 3 शास्त्रज्ञों ने 2017 में नोबेल प्राइज लेते हुए एस्टैब्लिश किए। सो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी 2017 was awarded to these gentlemen, Hall, Rorschach and Young, for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. Think of that circadian rhythm, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, वयोहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात्। वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष है, जो फंक्शनल एलिमेंट्स है, वो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात् कब एक्टिव होते हैं? दिन भर के काल में, डे एंड नाइट में, और हमें दिन का स्ट्रेस, सर्वाइवल, सिंपैथेटिक सिस्टम को मैनेज करना, और नाइट का पीस, प्रोटेक्शन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए ये सर्कैडियन रिदम जो है वो सहायक होती है। इसका मोलिकुलर मैकेनिज्म ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य का मोलिकुलर मैकेनिज्म के लिए 2017 में नोबेल प्राइज मिला। जब मैं विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्ट करता हूं तो उनको बताते रहता हूं कि देखो भाई, मैं तो 62 ईयर का हो गया, लेकिन आप बड़े लकी हो। रोशनी, यू आर वेरी लकी बिकॉज ऑल दिस इज अवेलेबल टू यू यंगस्टर्स। ये नॉलेज आपको अवेलेबल है, और इस नॉलेज के सहारे आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। न केवल आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, इस प्रकार से यदि हम आयुर्वेद का प्रचार करेंगे तो यह अनादि अनंत शाश्वत ग्लोबल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद, ये देखिए 2018 का नोबेल प्राइज,
वी कैन बीट कैंसर। और यहाँ जब कैंसर सेल इम्यून सिस्टम को ब्रेक लगा देती है और कैंसर बढ़ते जाता है, उस ब्रेक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इन शास्त्रज्ञों ने डिस्कवर किया। सो इस ब्रेक को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि लंघन उस ब्रेक को रिमूव कर सकता है, हो सकता है कि पंचकर्म में वमन या बस्ती उस ब्रेक को रिमूव कर सकता है, हो सकता है कि त्रिफल आदि हमारे रसायन औषध उस ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डज कैंसर ग्रो, बिकॉज इट गिव्स ब्रेक टू द इम्यून सिस्टम। जैसे ही कैंसर सेल शरीर में बढ़ती है तो इम्यून मैकेनिज्म्स उसको अटैक करती है, लेकिन कैंसर की सेल उसको ब्रेक लगा देती है, वो ब्रेक हटाया जा सकता है। इस प्रकार का कंसेप्ट इन शास्त्रज्ञों ने ढूंढा, इसका परिणाम उनको नोबेल प्राइज मिला और वही लाभ शायद आयुर्वेद में भी मिलने वाला है। 2019 का, ये 2018 का हो गया, 2019 का जो इन्हीं दिनों मिला है। जब मैं ये सब पढ़ते रहता हूँ तो यही पढ़ते रहता हूँ कि ये पढ़ने से मुझे आयुर्वेद की कौन सी सिद्धांत का परिपोषण हो रहा है। 2019 का नोबेल प्राइज है प्राणवायु फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडैप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। और उस डिस्कवरी को, उस प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर, इंड्यूसिबल फैक्टर। सो जैसे ही हाइपोक्सिया होता है वैसे एक फैक्टर इंड्यूस होता है जो एरिथ्रोपाइटिन को स्टिमुलेट करता है और फिर शरीर को प्राण की उपलब्धि करा देता है। द अवॉर्डेड मैकेनिज्म्स फॉर ऑक्सीजन सेंसिंग हैव द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल आवर मेटाबॉलिज्म, immune responses and ability to adapt to exercise। प्राणवायु के सब लक्षण, सब कार्य यदि हम सुन लेंगे तो हो सकता है कि नवायस लोह में त्रिमद क्या कर रहा है, विडंग मुस्ता आदि इंग्रेडिएंट्स क्या कर रहे हैं, चित्रक आदि इंग्रेडिएंट क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम, क्योंकि नवायस लोह में तो लोह है, बट देन उस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को विडंग कुछ करता होगा क्या, वो मुस्सा कुछ करता होगा क्या, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है चित्रक, चित्रको अग्निशमा, वो कुछ करता होगा क्या, ये प्रश्न मन में लाना काफी आवश्यक है। एंड देन मेरी तो आदत सी हो गई है लंबा को जिलाने का, चित्रक हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, गूगल सर्च, गूगल स्कॉलर, एंड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन देयर, कुछ न कुछ यहाँ होने वाला है। सो हमने 2014 का आर्टिकल देखा जिसमें हम अडेप्टिव स्ट्रेस को अडेप्ट कैसे करें, सर्टिन 1 एंटी एजिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट कैसे करें और अनेक स्वास्थ्य के लाभ कैसे प्राप्त करें, ये देखा। फिर 15, 16, 17, 18, 19 इन नोबेल प्राइजेस की भी हमने बात की। देखिए आयुर्वेदिक प्लांट्स और मिनरल्स और ये रोग देखिए, इन सब की चिकित्सा आयुर्वेद से हो सकती है और संभवतः इस दशक में पूरा विज्ञान आयुर्वेद की औषधियों को मानना शुरू कर देगा। यहाँ अनेक हेतु दिए हुए हैं, एच पाइलोरी, रेड मीट, हाई फैट, ग्रीन फूड। सो दीज आर द हेतुज। वो किसको प्रकोपित करते हैं, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी को। मैं बायोकेमिस्ट्री ज्यादा नहीं जानता, आधुनिक वैद्यक भी नहीं ज्यादा जानता, लेकिन न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी जब मैं समझाता हूं तो इस प्रकार समझाता हूं कि न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी उस कुत्ते के समान है जो घर की रक्षा करता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। इमेजिन करिए एक बंगला है बड़ा, और जिसके बाहर बंगला बिकम द न्यूक्लियस ऑफ द होल थिंग, और बाहर की जो जगह रहती है वो साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर फैक्टर कैपा भी एक ईमानदार डॉग रहता है जिसको बंधा हुआ रखते हैं। जब हेतु उपलब्ध होते हैं, जब ये विविध हेतु उपलब्ध होते हैं, तब ये न्यूक्लियर फैक्टर कैपा भी बंधन तोड़ के न्यूक्लियस में जाता है
और न्यूक्लियस में जाने के बाद इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है। वैसे प्रोटेक्टिव रोल है। इस न्यूक्लियर फैक्टर कैपाबी को कैसे कंट्रोल में करना है ये केवल आयुर्वेद कर सकता है। ये देखिए, वेनायसे आरोग्यवर्धिनी सर्वरोग प्रशमनी, वेनायसे बहुनात्रकी मुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते। वहाँ नॉवेल बायोलॉजिकल एक्शंस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन वी सी एंड ए न्यूक्लियर फैक्टर कैपाबी को इनहिबिट करने से होती है। क्या क्या होता है उससे? एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेटरी, एंटी थ्रोम्बोटिक, प्रोफाइब्रिनोलैक्टिक, एंटी दीपनी पथनी पाचनी पथ्या स्रोतो मार्ग विशोधनी आरोग्यवर्धिनी की जो लाइन है उसका स्पष्टीकरण इन एक्शंस में आ जाता है। दीपनी पाचनी पथ्या स्रोतो मार्ग विशोधिनी should have antioxidant, anti-inflammatory, anti-thrombotic, pro-fibrinolytic, anti-atherosclerotic activity। इस ढंग से आयुर्वेद हमें भविष्य में समझने को मिलेगा और सार्वत्रिक आयुर्वेद होने के लिए आवश्यक भी है। Now, role of herbal medicines in areas where modern medicines fail. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देखिए मेरा भारत महान, देखिए वो ब्लैक, वो कलर देखिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ abuse of antibiotics. So what should Ayurveda do? Again, article published in 2016, we should see beyond killing. The germs are developing ways to disable the host immune and mutating to develop antibiotic resistance. हम कहते हैं सर्वत्र मैत्री, तो उस बैक्टीरिया से क्यों ना मैत्री करें। हम कहते हैं सर्वत्र मैत्री, अभी आया ना कोरोना के साथ जीना पड़ेगा करके। ओके, तो beyond killing you should look at the whole thing. How do we look at the antibiotic resistance? Likelihood of infection is reduced if you improve the host resistance. How do we improve the host resistance? By immunity enhancing drugs, by rasayan resistance. And if we improve the host resistance, likelihood of infection will. So instead of concentrating on killing the microorganisms, we need to concentrate on reducing their virulence. उनका virulence कम करेंगे, host resistance बढ़ाएंगे, तो likelihood of infection कम हो जाएगा। और virulence, what is virulence? Disease producing power of microbes. How do we do that? तो उसके लिए microbe शरीर पर अटैक कैसे करता है वो देखना पड़ेगा। What is the first stage? Standard infection. In classical infection, bacteria adhere to host tissues using their flagella and pilae. These are the flagella and pilae. They then secrete quorum sensing molecules, जो red है, communicate with nearby cells in the order to coordinate the secretion of harmful virulence factors. So, ये bacterium जब यहाँ आता है, तो ये molecules तैयार करता है। उनका मतलब है, अरे तू भी आजा, अरे तू भी आजा, अरे तू भी आजा। They communicate with each other. So if my गुडुची इन कोरम सेंसिंग मोलिक्यूल को ही न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या होगा? वो बैक्टीरियम तो आएगा, बट इट वोंट बी एबल टू इनवाइट अनदर बैक्टीरियम। सो काफी बैक्टीरिया एकत्र नहीं होंगे। सो in order to coordinate secrete harmful virulence factors, green pathogens such as toxins setting, और फिर टॉक्सिन्स रहते हैं और फिर वो करते हैं। Just see, anti-adhesion, so that गुडुची should not allow that bacterium to stick. आम का लक्षण क्या है? पिच्छिल भी तो होता है ना। So potent antivirulence approach is to prevent bacterial adhesion by the administration of compounds, various compounds. ये पर्पल लेयर है। हो सकता है कि आपके सारे ज्वरहर मेडिसिन, सारे ज्वरहर मेडिसिन ये पर्पल लेयर क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। कोरम क्वेंचिंग, ये देखिए कोरम मॉलिक्यूल मैसेंजर, समझ इस ढंग से समझेंगे कि ये बैक्टीरियम है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और ये बैक्टीरियम उसका मोबाइल फोन यूज करता है। अरे तू आजा, आ रही है, तू जा रही है, यहाँ फटा
स्किन टूटी हुई है, फटी हुई है, गंदगी भी है, काम 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 काम। मोबाइल तो सर्वत्र है, तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो इस कम्युनिकेशन को हम यदि बंद करेंगे, जो लंघनम स्वेदनम कालो यवाग वहा तिक्तो कर रसास से होता है, तो हम we will interfere with bacterial communication called quorum quenching. So that bacterial communication, quorum quenching यदि हम इस ढंग से कर देंगे तो many bacteria will not come together and the infection will be mild. Virulence factor inhibition और बाकी जो target damaging virulence, ये जो toxins है, विषग्न, ये जो विष है, अपनी विषग्न औषधियों से हम कम कर सकते हैं. So when it comes to treating bacterial infection disorders, ये स्टैंडर्ड इन्फेक्शन है. हमारे मेडिसिन, आमोपाचक मेडिसिन पिछिल कम करके एंटी एडेजन गुण दिखाएंगे. बैक्टीरिया विल नॉट बी एबल टू टच द टिश्यू. उनके मोबाइल सेल्स हम डिसफंक्शन कर देंगे ताकि वो कम्युनिकेशन न कर सके, अनेक बैक्टीरिया एकत्र ना आ सके. फिर जो टॉक्सिन्स पैदा किए हुए हैं उनको भी हम नष्ट करेंगे विषग्न ज्वरग्न आमोपाचक औषधों से, और वी विल बी एबल टू रिड्यूस दैट इन्फेक्शन. उसके साथ क्या दे सकते हैं? कुरकुमा दे सकते हैं. एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ब्रेकर अगेंस्ट अ मल्टी स्टेज. हेडिंग इज 2017. सो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक मैं आपको लेके जाऊंगा. ठीक है, 25 तक आपको सब विज्ञान को लेके जाना है. तो कुरकुमिन, हल्दी combined with antibiotics can provide a novel strategy to combat antibiotic resistance and virulence of mycobacterium abscesses. ये सारा ज्ञान गूगल स्कॉलर में उपलब्ध होता है. हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम आयुर्वेद को समझें और उस परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन करें. तो हमें synergy between curcumin and antibiotics. Studies have shown synergistic activity of curcumin. तो उस एंटीबायोटिक के साथ देना भी है. Somebody will say, अरे there is genuine bacterial infection, एंटीबायोटिक तो देना पड़ेगा. दो ना भाई, हल्दी के साथ दो, गुड़ूचे के साथ दो. They will be synergistic and अधिक से अधिकम फलम के रूप में आपको परिणाम मिलेगा. देखिए, कुरकुमिन रिवर्सेस द मेथिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टैफिलोकोकस ऑरियस. सो हर्ब्स को कल मैडम का लेक्चर मैंने सुना, इसीलिए मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भाशयात विधिपूर्वकम, हमें ऋतु की, क्षेत्र की, अंबु की और बीज की हेल की चर्चा करनी चाहिए. योषित प्रिया नाम पर ध्यान रखिए. बिलवेड ऑफ वुमन हल्दी को कहते हैं. मैं जब पीसीओएस के ऊपर व्याख्यान देते रहता हूं तो योषित प्रिया इज गुड फॉर फेस. विवाह संस्कार में योश हल्दी क्यों लगाते हैं? नॉट फॉर फेस. द अल्टीमेट एम इज फर्टिलिटी, बट देन फिगर, स्वास्थ्य, कृशता लाना, स्थौल्य कम करना भी योषित प्रिया का गुण है. और PCOS is because of insulin resistance, and that's why महेशु धात्री निशे इस प्रकार का वर्णन वाग्भट ने करके रखा है. And then when you look at those anti-diabetic agents, इतनी फार्माकोलॉजी मुझे नहीं आती, लेकिन these are various molecules in modern medicines which reduce the blood sugar. Okay. थोड़ी सी फिगर मैंने बदली है. वेरी सेम मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल फॉर हल्दी, करेला, गुड़मार, गुड़ुची, आमलकी, करेला, टेरोकार्पस मार्शुपियम, विजयसार. और ये भविष्य ज्यादा दूर का नहीं है. मे बी इन 10 years टाइम we will replace these modern molecules anti-diabetic with these herbs. इस ढंग से यदि हम आयुर्वेद पढ़ेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदाइज हो जाएगा.
और हो भी रहा है। टाइटल्स देखिए, इंटीग्रेटिव हेल्थ प्रमोशन, इंटीग्रेटिव पीडियाट्रिक्स, इंटीग्रेटिव विमेन्स हेल्थ, इंटीग्रेटिव कार्डियोलॉजी, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, complementary and integrative medicine in cancer care and prevention, complementary alternative medicines for older adults. Titles themselves are crystal clear that herbs modern medicine में आ रहे हैं. Clinical botanical medicine, botanical medicines from bench to bedside, botanical medicines for women's health, biological activity of phytochemicals, natural standard herbal pharmacotherapy. ये बिना अध्ययन के, बिना अन्यों के साथ चर्चा करे, बिना अन्यों का शास्त्र देखे, बिना आचार्यों के साथ बैठे नहीं हो सकता, क्योंकि सतत अध्ययनम वादः परतंत्रावलोकनम तद्विद्या आचार्य सेवाच बुद्धि मेधा करो गणः, ऐसे शुश्रूष ने कह के रखा है। BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2004, कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, the whole world is the teacher for the wise, इस प्रकार का चरक संहिता का कोट यूज करते हैं। ये नोबेल प्राइज विनर है डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, पब्लिकेशन है 1987। आई वॉज अ रिसर्च एसोसिएट इन भूम्यामल की हेपेटाइटिस बी के ट्रायल में। तब हमारी संस्था का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग आए थे। ध्यान से सुनिए। सो व्हेन ही वाज प्रेजेंटिंग हिज लेक्चर, उन दिनों में पावर पॉइंट था नहीं, कंप्यूटर्स थे नहीं, तो स्लाइड प्रोजेक्टर पे स्लाइड दिखाने पड़ते थे। तो मैं स्लाइड प्रोजेक्टर में मैं बैठा हुआ था। द पर्सन कम्स टू मी, डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग द नोबेल लॉरेट कम्स टू मी, और ही हैंड्स ओवर हिज 7 स्लाइड्स टू मी, और फिर जाते हैं कि डॉक्टर दीज आर माय स्लाइड्स, और फिर उनका लेक्चर खत्म होता है। बहुत यंग डॉक्टर था मैं 1987 में, 5 साल हुए थे आयुर्वेद पास करके, और फिर उस स्लाइड लेने के लिए भी आए। एंड देन ही आस्क्ड मी, आपका परिचय? तो मैंने कहा आई एम अ बीएमए डॉक्टर, आई एम अ रिसर्च एसोसिएट इन योर आईसीएमआर प्रोजेक्ट, रोल ऑफ भूम्यामल इन हेपेटाइटिस बी। तो ही वॉज हैप्पी एंड ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि आयुर्वेद में भूम्यामलकी के क्या उपयोग है। मैंने कहा कि सर, जनरली इन आयुर्वेद भूम्यामलकी इज रिकमेंडेड इन कॉमन कोल्ड, कासर, जॉन्डिस, कामला और कुछ स्किन डिसीजेस भी ग्रंथों में भूम्यामलकी का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार की उल्लेख आते हैं। व्हाट डिड ही से, यू नो? It's no wonder that it has antiviral activities. फटाक से जैसे ही मैंने कहा कासर, कामलाहर और कुछ स्किन डिसऑर्डर्स में भूम्यामलकी का प्रयोग आचार्यों ने बताया हुआ है, मेरा वाक्य कंप्लीट भी नहीं हुआ, उन्होंने सहसा कह दिया कि नो वंडर इट हैज एंटीवायरल एक्टिविटीज। आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क है कोविड-19 में भूम्यामलकी का क्या उपयोग हो सकता है। गूगल सर्च करिए, एंड दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फाइलेंथस न्यूरोरी एज अ प्रोबेबल रेमेडी इन कोविड-19। एंड देन जब मैंने पढ़ा गूगल पर कि भूम्यामलकी का विचार वो लोग कर रहे हैं, तब मेरी मुलाकात नोबेल प्राइज विनर से हुई थी, बरूच ब्लूमबर्ग से हुई थी। ये मुझे सहसा याद आ गया कि अरे, he had said no wonder भूम्यामलकी has antiviral properties। कोविड, कोरोना भी वायरस है, कासर है भूम्यामलकी, और क्या क्या हो सकता है, ये विचार आप स्वयं गूगल पर जाकर करिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द होल वर्ल्ड क्या हो रहा है। अच्छा कोटेशन है, who sits at the bottom of the whale and contemplates about the sky will find it very small। तो फ्रॉग वहां बैठा है और उसको अनादि अनंत आयुर्वेद का विचार करना है, तो उसको उतना ही दिखेगा, उसको बाहर आना चाहिए।
अनादि अनंत शाश्वत आयुर्वेद, वो जब यहाँ से बाहर आएगा, आकाश में उड़ेगा, तब विभु आयुर्वेद, तब शाश्वत आयुर्वेद, तब अनंत आयुर्वेद की ज्ञान उसे होगा। और ऐसा यदि होगा तो हम आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देंगे। आई थिंक मैंने मेरे पॉइंट्स कर दिए हैं, और यह प्रथा ही मैंने आपको 2014 से लेकर 2020 का नोबेल प्राइज तो भी मिलना बाकी है, लेकिन तब मुझे आप जरूर याद करिएगा और यह सोचिएगा कि शायद तब भी किसी आयुर्वेदिक संकल्पना को नोबेल प्राइज मिलेगा। इस स्लाइड के साथ मैं मेरा कथन समाप्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर रोशनी। थैंक यू सो मच सर, रियली अ थॉट प्रोवोकिंग सेशन। और हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और ये है कि हम अभी तक आयुर्वेद को जिस तरह से देख रहे थे, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, तो आपने जैसे कहा, वाकई में हम लोग बहुत लकी हैं कि आज जो टाइम है वो आयुर्वेद का है। और जैसे कि आपने गाइडेंस दिया, ऐसे गाइडेंस देने वाले लोग भी हैं हमारे पास में। तो और जो आपने इतने सारे जो होमवर्क दिए उसको हम डेफिनेटली करेंगे। और अब जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में इस टाइप से कोई काम होता है, या उसके लिए जो नई सोच है जो आपने डेवलप करा दी आज, उसको हम डेफिनेटली अब उस तरह से सोच पाएंगे और बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। और अगर सारे प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स अगर इस तरह से आयुर्वेद को सोचने लगेंगे, इस तरह से अपना काम करने लगेंगे, तो जल्दी ही आयुर्वेद को हम मुख्य धारा में ला पाएंगे। फिर हमें ये चीज़ नहीं कहनी होगी कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपनी जो थॉट्स हैं और जो प्रोसेस हमको करनी चाहिए, जिस तरह से सोचना चाहिए, जिस तरह से हमको अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए चीज़ें, तो डेफिनेटली हमको वो चीज़ें करनी चाहिए। और जैसे आपने गूगल स्कॉलर के बारे में बताया, काफ़ी सारे रिसर्चेस उसमें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन लोग पढ़ते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उस तरह से जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको अभी भी आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग कम देखते हैं। जबकि जो हमारे आंसर्स हैं, अगर कोई चीज़ हम ढूंढना चाहें तो उससे बहुत बेहतर तरीके से मिलती है। तो मैं ये आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि गूगल स्कॉलर पे आप अगर कोई चीज़ ढूंढेंगे हमारी ड्रग रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो काफ़ी सारे आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम हुए हैं वो मिलेंगे। और जैसे सर ने आपको बताया, जो होमवर्क दिया है वो आप सभी भी ज़रूर करें, और जो सर का गाइडेंस है वो भी हमें मिलता रहेगा। और जैसे सर ने बताया 2020 के नोबेल प्राइज का भी हम वेट करेंगे कि उसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। और थैंक यू सो मच सर, हमारे पूरे वैद्य मित्रम परिवार की तरफ से आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन जो आज का रहा है हमारा, बहुत कुछ सीखा है हमने। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। एक आखिर में मैं वाग्भट का एक श्लोक कहूंगा, इजाजत हो तो। जी जी सर, बिल्कुल। वाग्भट जब अपना ग्रंथ समाप्त करते हैं तब भविष्य के विद्यार्थी को उद्देश्य करके एक श्लोक बताते हैं। श्लोक इस प्रकार जाता है, वाते पित्ते श्लेष्म शांतौ च पथ्यम तैलम सर्पिहि माक्षिकम च क्रमेण एतत् ब्रह्मा भाषते ब्रह्मजो वा कान निर्मंत्रे वक्तु भेदोक्ति शक्ति। वात के लिए तेल, पित्त के लिए घी, कफ के लिए मधु एक क्रम से औषध है। यह ब्रह्मा की भाषा में सुना क्या, समझा क्या, आधुनिकों के भाषा से सुना क्या, समझा क्या, क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो मंत्र तो है ही नहीं, मंत्रवत है। मंत्र होता तो हम मंत्र का ट्रांसलेशन नहीं करते, मंत्र वैसा ही कहना चाहिए। गायत्री के मंत्र की बात कर रहा हूँ तो गायत्री मंत्र अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके तो कोई कह ही नहीं पाएगा। लेकिन आयुर्वेद का जो औषध है वो यदि ब्रह्मा के भाषा में समझ के रखा क्या, आधुनिकों के भाषा में समझ के, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। और आधुनिकों के भाषा में समझने से यदि अधिक स्पष्ट समझ आ जाएगी और स्पष्ट अनुष्ठान होने लगेगा तो उसमें बुराई क्या है, उसमें गलत क्या है, इस प्रकार का आदेश वाग्भट स्वयं अपने ग्रंथ के अंत में भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों को देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू। और इस तरह से अगर हम सोचते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर भी, तो जो जनरल पब्लिक है या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो हम बेटर तरीके से उन लोगों को भी समझा पाएंगे उन्हीं की लैंग्वेज में, तो ताकि जो एक्सेप्टेंस है आयुर्वेद का वो काफी हद तक बढ़ जाएगा इससे।
Thank you so much, sir. And Thank you, now ma'am. it's over to Pratibha. यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर का यह सत्र सुनने का मौका मिला. It's my absolute honor. Today I have this prestige to propose a vote of thanks to our expert speaker, Dr. Milind Patil sir, for giving such a memorable and informative and out of the box, outstanding, what to say. This lecture was so beautiful. Thank you so much, sir. And I'm Thank you. very sure कि देखने में हमारे सारे दर्शकों का एक देखने का नजरिया जिसे हम बोलते हैं, एक पर्सपेक्टिव कुछ ना कुछ शिफ्टों से जरूरी आया होगा. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग भी वही गलती करते हैं कि हम जनरल पब्लिक को वात पित्त कफ की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो गलत नहीं है. वात पित्त कफ हमारे बेसिक्स हैं, बहुत जरूरी है उनमें समझाना, लेकिन हम ट्रैक गलत पकड़ लेते हैं. हम उनको वो समझाने की कोशिश करते हैं जो हमें भी हमारी संहिताओं से पढ़ने के बाद समझ में आया है. तो हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें एक बार में वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और वो इस ट्रैक पे चल पड़ेंगे. आपने जो आज बातें बताई हैं सर, ऐसा लग रहा था कि अगर इस तरह से अगर कोई 2 सेशंस भी 2 साल के नोबेल प्राइज भी अगर हमने जनरल पब्लिक के किसी भी सेमिनार में या उन्हें बता दिया जाए तो हमें उनसे एक्सेप्टेंस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे कि वो हम पे बिलीव करें, आयुर्वेदा पे बिलीव करें. तो एक तरीके से आपने हमारी स्ट्रेंथ से हमें मिलवा दिया. थैंक यू सो मच सर. कहते हैं ना, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड होता है, हमारी संहिताओं में पूरा ब्रह्मांड है. द होल यूनिवर्स इज देयर. सो हमें सिर्फ अपने में देखने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, खुद को इतना काबिल बनाने की जरूरत है कि हमें किसी को कुछ भी ना बोलना पड़े. वो खुद आए और वो पूछें कि बताएं आपके आचार्य क्या कह के गए हैं, बताएं आपकी संहिताओं में क्या है, बताएं कि हम आपके मतलब कि हम क्या करें कि आपकी मदद हो सके, कि हम आयुर्वेद को आगे लेके जा सके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच अगेन. मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद करती हूँ और मुझे यह आशा है कि ऐसे ही हमें आपका आशीर्वाद, आपका गाइडेंस मिलता रहेगा. जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो लगा नहीं था कि ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये व्याख्यान था. थैंक यू सो मच सर. साथ ही हमारी मॉडरेटर डॉक्टर रोशनी वर्मा मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी. आपकी मदद से और आपके कोऑपरेशन से इस सेशन को बहुत ही आसानी से हमने समझा और सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल था. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को यह सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा. आप हमें कोई भी सुझाव या कोई भी शंका आपके मन में हो तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पेज जहां आप हमें देख रहे हैं वहां कमेंट करके आप हमें भेज सकते हैं. हमारे विशेष वक्ता, हमारे विशेषज्ञ पूरा प्रयास करेंगे कि वो आपका मार्गदर्शन कर सके. थैंक यू सो मच. तो पुनः हमसे जुड़ने के लिए कल हम शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए ज्ञान के भंडार के साथ आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें. भगवान धन्वंतरी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. शुभ रात्रि. जयतु आयुर्वेद.